Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन सवाल यही है कि आज जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, तो जब मैं ब्रेक पे गया और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल रखा, उन्होंने कहा कि जो ब्रोकर्स थे, जो दिल्ली की सत्ता पे बीच में काम करते थे, उनको खत्म किया, यानी भ्रष्टाचार से मुक्त किया। नाउ सतीश जी, दलित चिंतक, नाउ विल रिप्लाई। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, पिछले 4 साल में जो वो कह रहे हैं उन्होंने वही सब कहा, नया उसमें कुछ नहीं है। वो बीजेपी का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा है और प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद थी कि वो पिछले 4 साल में उन्होंने क्या नहीं किया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं इस देश की व्यवस्था से एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये स्वतंत्र आज इंडिपेंडेंस डे है, कि इस देश को स्वतंत्रता किससे मिली। अंग्रेज जब इस देश से चले गए तो हर आदमी के और हर व्यक्ति के मन में खुशी थी कि ये देश आजाद हो रहा है, लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी जनता, 70 करोड़ जनता आज भी अपनी सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ रही है। जो तीसरी आजादी की लड़ाई है, वो लड़ाई कब तक लड़ेगी? प्रधानमंत्री ने वो लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आज भी लोग अपने मान सम्मान जी एक मिनट, दलित मुझे मालूम है, संसद प्रधान, ये जो बात है संसद का, ये सत्र पूरी तरह से सामाजिक न्याय को समर्पित था। शोषित, वंचितों, महिलाओं के हक की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े हुए, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। दलित चिंतक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बलराम जी। देखिए, प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद थी, ये उम्मीद थी कि वे दलितों के उत्पीड़न को रोकने की कोई स्कीम लागू करेंगे। अब इतनी चीजें गिनाई तो नहीं, देखिए दलितों का यह मानना है कि अत्याचार ने उनकी आजादी को खा लिया है और उनके पास वो आजादी नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आज भी ऐसा कोई मुकम्मल एजेंडा नहीं है देश के पास जो दलितों को अत्याचार से मुक्त कर सके। हर जगह, हर दिन, हर रोज उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं और वो केवल इसी अत्याचार में पिसकर रह गए हैं। कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आता है। कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो उनके संवैधानिक अधिकारों को मुकम्मल तौर तक उन पर पहुंचा रही हो, वहां तक पहुंचा रही हो। कोई सामाजिक कानून नहीं है। जी बुलंदशहर से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान के लिए बोला। जब वह सत्ता में आए थे तो गांधी जयंती के दिन उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान यहां छेड़ा और ये वह अभियान है जिस पर वर्ल्ड बैंक से 4000 करोड़ रुपए हमें कर्जा लिया गया है और इसकी व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर बनानी थी, परंतु कोई भी व्यवस्था कर्मचारियों के लिए नहीं बनाई, स्वच्छकार समाज के लिए नहीं बनाई। स्वच्छकार समाज जो आउटसोर्सिंग पे जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा के ऊपर जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा में उन्हें 3000-4000 रुपए मिल रहे हैं, 800 रुपए का सिलेंडर है। आप ये समझिए कि बिजली का बिल देगा या बच्चों को वो पढ़ाएगा, कैसे अपने घर का राशन भरेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। वो सफाई कर्मचारी जो स्वच्छकार समाज से है उनके बारे में नहीं सोचा है और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे एजेंडे लेकर आते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी होते हैं, झाड़ू लेकर फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। सारा बाहर जो है वो हिंदुस्तान का जिसकी वो तुलना प्रधानमंत्री जी ने करी थी और उन्होंने कहा था कि जो स्वच्छकार समाज से जो सफाई कर्मचारी होता है वो जो है एक सेना के सिपाही के बराबर होता है। मैं दलितों के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। जो दलितों की बात अभी हो रही है, मैं आप पूरे समाज से, पूरे देश से पूछना चाहता हूं, दलित जाति है या अवस्था? अवस्था अगर है तो उस अवस्था को ऊपर उठाओ। आप बिना मतलब नहीं, ये आप लोग उठाएंगे नहीं, आप पहले मेरी बात समझे, आप पहले बात को समझे। आप अगर अपनी अवस्था को उठाने की पहले जिम्मेदारी खुद भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, एक मिनट, इस देश में अन्ना का एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन हुआ। तीसरी आजादी के लोगों ने इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा हो सकता है। मैं सिर्फ दलितों के बीच में काम करता हूं, दलितों को ऊपर उठाने की बात करता हूं। सिर्फ मैं दलितों को ऊपर उठा हुआ देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उसको सच्चे मायने में शिक्षा दी जाए, उसका सही मायने में विकास हो, ना कि उसको इधर उधर बरगलाया जाए, झूठी बातें ना की
पीछे पीछे पीछे। एक मिनट प्लीज उतरो। सवाल ये है, सवाल मैं एक करके बोलेंगे, एक करके। जी मैं DS श्रीवास्तव साहब को देना चाहता हूँ। जी आप। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी सरकार नई आई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन 2014 में जब सरकार नई आई तो उसने क्या पिछले 70 सालों में, 67 सालों में गलत काम हुए देखा? वो जानती थी सरकार की ऐसा हो रहा है, फिर भी उसने कहा कि मैं आते ही सब कुछ दुरुस्त कर दूंगा। क्यों नहीं दलितावस्था को ऊपर उठाया? क्यों नहीं दलितों को नीचे से ऊपर उठाने की बात की गई? सुनिए, एक मेरा मूलभूत सवाल है आप लोगों से। आप सब युवा लोग हैं, इस देश में परिवर्तन का प्रतीक है। इस देश में आर्थिक भ्रष्टाचार मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस देश में जो सामाजिक भ्रष्टाचार है वो कभी मुद्दा नहीं बना। हमने अन्ना हजारे जी को चिट्ठी लिखी, हमने लिखा कि इस देश में सामाजिक भ्रष्टाचार भी उनके एजेंडे में शामिल हो। इस देश में आर्थिक भ्रष्टाचार लोगों की जेब पे अपराध करता है। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक मिनट, नहीं ना बेटा, ना इस तरह से नहीं। मुझे मालूम है आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बोलना चाहते हैं। मैं बहस में आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। डिसिप्लिन जी। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक बात तो इन्होंने उजागर कर दी कि दलित सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर नहीं, आर्थिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री ने हर घर के अंदर सिलेंडर पहुंचाया, हर घर के अंदर बिजली पहुंचाई, हर घर के अंदर पानी पहुंचाया, हर घर के अंदर पानी पहुंचाया। अब मैं आता हूं सामाजिक पे, कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा अगर किसी ने दी तो वो भी इसी प्रधानमंत्री ने दी। आप दलित चिंतक बनिए, राजनीतिक चिंतक मत बनिए, दलित चिंतक बनिए। आप दलित चिंतक बनिए, राजनीतिक चिंतक मत बनिए। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। इस देश के अंदर लगभग इस देश के अंदर लगभग 7.25 करोड़ लोगों ने अपना टैक्स दिया, 7.25 करोड़ लोगों ने। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों को भोजन नहीं देना चाहते। कांग्रेस के प्रवक्ता बताए क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे, हम हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या 7.25 करोड़ लोग जो अपना टैक्स देके गरीबों को खिला रहे हैं, आप लोगों का परिवार जिसने 70 साल राज किया, क्या आप टैक्स नहीं देना चाहते सरकार को? कोई नहीं बोलेंगे, आप पीछे बैठे जी। भारतीय जनता पार्टी भाषण देने में माहिर है और मुद्दों को भटकाने में माहिर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने दलाली की बात करी, दिल्ली की दलाली की बात करी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में हमारे ऊपर आरोप हुआ था, तुरंत ही हमने एग्रीमेंट कैंसिल किया। आज इनके ऊपर इतना बड़ा आरोप हो रहा है, आज इतना बड़ा राफेल का आरोप हो रहा है। हमने 126 हमने एक मिनट नहीं, गलत 126 हवाई जहाज हमने खरीदे 54,000 करोड़ में। इन्होंने 36 हवाई जहाज खरीदे हैं लगभग 56,000 करोड़, यानी हमने लगभग 525 करोड़ का एक सवा 500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा म्यूजियम में लगाने के लिए नहीं, म्यूजियम में रखने के लिए नहीं भाई साहब, कॉम्बैट फाइट करने के लिए विथ वेपन्स, विथ सब एमुनेशन। सुनिए, 1,000 करोड़ से ज्यादा उसमें बढ़ोतरी करी इन्होंने। भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरी बात बताइए, मैं आ रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कूल डाउन। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट। प्रतीक जी, आपको पता है कि जो दलितों के लिए आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अभी एक रिपोर्ट आई थी, मुसलमान तो दलितों से भी नीचे बताए गए थे। परेशानी यहाँ पर यह है, यहाँ पर दलितों के लिए काम करने वाले नहीं है, मुसलमानों के लिए काम करने वाले नहीं है। जो भी आता है ना, वो फला पार्टी का दलित नेता, फला पार्टी का मुस्लिम नेता, दलितों का कोई नेता नहीं, मुसलमानों की बात रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं। हर कोई, सबसे बड़ी सच्चाई है, अपना पेट भरने के चक्कर में दलितों को बेच देगा, अपना पेट भरने के चक्कर में मुसलमानों को बेच देगा। काम उनके लिए कोई नहीं करेगा, और ये भी उन्हें खरीदने का काम करते हैं, ये भी उन तक जमीन पर कुछ पहुंचाने का काम नहीं करते। देखिए, मैं तो
फिर लाल किले पे जो आज का मुद्दा है उस पे वापस आना चाहूंगा। अरे सुन लीजिए, आप दलित चिंतक है, सिर्फ आप एसी के कमरे में बैठ के दलित भाइयों को बेवकूफ बनाने का काम, जब मौका मिलता है टिकट बेचते हैं ये, दूसरा कोई नहीं बेचता भारत के अंदर। सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा, नया सूरज उगाऊंगा, अंबर तक जाऊंगा। अरे प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री ने व्यवस्था बदल दिया है। इनकी प्रॉब्लम ये है 15 दिन पहले अंदर Please go back. 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 No, this is not the way. Please, रस्सी के पीछे चलिए। मैडम पीछे जाइए। सर पीछे। रस्सी के पीछे जाइए। इसको उठा के ऊपर रखो। प्लीज मैम, प्लीज बैक। चलिए, कौन इधर हाथ उठा रहा था? जी बोलो। सर, क्या ये दलित से अलग भी मुद्दा है? हमारे राजनीतिक पार्टियों के पास सब लोग दलित के बारे में बात कर रहे हैं, आजकल अलग मुद्दा भी तो बात करना चाहिए। लाल किले की इधर जी हाँ जी। जी, लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2 झूठ बोले हैं। एक बोला है 30-32 रुपए में हम चावल खरीदते हैं और 24-25 रुपए में गेहूं खरीदते हैं। किसान भाई यहाँ बैठे हुए, इनसे पूछो 24-25 रुपए में गेहूं खरीदते हैं क्या? 32-33 रुपए में क्या चावल खरीदते हैं? इनसे 2 झूठ मैं सबसे पहले न्यूज 18 को धन्यवाद देते हुए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से देशवासियों को स्वाधीनता दिवस पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने 82 मिनट का भाषण किया, बहुत लुभावना भाषण किया, उसके लिए धन्यवाद। मीडिया ने भी किसान का नंबर बहुत बाद में लिया, लेकिन देश का किसान जो प्रधानमंत्री के मुंह से जो सुनना चाहता था, देश का किसान और मजदूर, वो ताकता रह गया। किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं कहा, ना तो आत्महत्या पे बोले, ना किसान पेंशन पे बोले, ना किसान एक्ट और किसान आरक्षण, किसान आयोग पर कुछ नहीं बोले। जो किसान की आत्महत्या है उस पर कुछ नहीं बोले, जो किसान के बीच में बिचौलिया है उस पर कुछ नहीं बोले। भाई क्या बोले मुझे? मैं आपको बताता हूँ किसान को कैसे कर्ज मुक्त किया जाएगा? जब तक आय दोगुनी करोगे तब तक किसान की पूरी जमीन कर्ज मुक्त में जो गिरवी, हम पूरी जमीन को ये अपने पास नीलाम कर लेंगे। बताता हूँ, किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, एमएसपी की बात करी, 5 लाख का बीमा आपके लिए है। 5 लाख का बीमा कभी कल्पना नहीं करी थी आपने। 5 लाख का बीमा आप लोगों के लिए, एमएसपी 1.5 गुना करी, 2 गुना करने की बात प्रधानमंत्री ने करी। मैं किसानों की बात बताना चाहता हूँ, 14 लाख करोड़ रुपए का बजट पहली बार इस देश ने किसान के लिए देखा। वो आप ही के लिए, वो भी आप ही के लिए, बिजली भी आप ही के लिए, पानी भी आप ही के लिए, सिंचाई भी आपके लिए, कैंसर जैसे इलाज में है। वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। क्या बात है भैया जी, कहीं में आपका उत्साह दुगना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करना चाहता हूं, जनता के बीच से बात करना चाहता हूं, आपके सवाल लेना चाहता हूं, लेकिन मेहमान हमारे सामने मौजूद रहते हैं, मैं उनके पास नहीं जा रहा हूं। लेकिन शर्त आपके पास यही है कि जिनके टेलीफोन, जल्दी बात कर लीजिए भाई साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, सभ्यता के साथ सवाल पूछना है। पूछो बेटा। एक्चुअली 72 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए। मोदी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया है? आज भी 11 बजे रात को 9 बजे के बाद लड़कियों को अलाउ नहीं होता है कि वो घर से बाहर निकलें। क्यों ऐसा? 72 इयर्स इंडिपेंडेंस के बाद भी लड़कियां क्यों ऐसे बंद है जेल में? क्या काम का इंडिपेंडेंस? 72 साल के बाद भी लड़कियां जेल की तरह घर में बंद हैं, आखिर क्यों? यह सवाल, बड़ा सवाल ऑफकोर्स मैं पूछता हूं तुमसे जी। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैम ने बोला कि लड़कियां जंजीरों में बंद है। कैसे बंद है? लड़कियां सबसे बड़ी जंजीरों में बंद है अपने परिवार की वजह से। और दूसरी बात, जहां तक रही दलितों की, दलित कौन है? दलित मनुष्य हैं, दलित तो कोई एलियन है नहीं। किसको बनाया दलित? भैया जी, कहीं दलित हमारे और आपके और इनके कहने की वजह से हुआ। जब हम उनको मनुष्य मानेंगे तो दलित एक मनुष्य की तरह हम ट्रीट करेंगे, ना कि कोई। बड़ी सी बात कही। ठीक है सर, बहुत सी बात जी। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ जी, सहरसा बिहार से। भैया जी, मैं सबसे पहले आज स्वतंत्र दिवस के 71वां सवाल पूछिए। सवाल ये है, दलित का मुद्दा। तो आज दलित और मुस्लिम किसी भी पार्टी में चले जाइए तो हमें मोहरा बना देता है दलित और मुस्लिम। तो काहे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं? वोट बैंक के हमारे जो बीच में मुद्दा है, सबसे पहले
कोई भी पार्टी हो, मैं कांग्रेस से हूँ। अच्छा। हमारे भी लीडर्स, मैं कांग्रेस से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ 125 करोड़ देशवासियों से, अभी दलित। रुको यार, रुको, खड़े होइए। क्यों मोहरा बना दिया जाता है 72 साल की आजादी के जश्न में? जवाब दीजिए। मोहरा बनाया जाता है। देखिए आप उन्नाव में क्या हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के जब एमएलए मंत्री वहाँ बलात्कार में लिप्त होते हैं। पूछा कांग्रेस पार्टी के 70 साल में क्या हुआ मुसलमानों का हाल? पहुंच गए उन्नाव क्यों पूछे आपसे? मुसलमानों का क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने क्या कहा? दलितों से भी नीचे, हमने करा उससे नीचे, बीजेपी कर गई 4 साल में नीचे, आपने रखा हमेशा मुसलमान को सिर्फ वोट में। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है और मुद्दों को भटकाने का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुसलमान जो हमारे भाई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, राजीव गांधी ने अपना उत्सव क्यों किया था? हम किसी को हिंदू मुसलमान जैसे देखते नहीं है। जो भी है सब लोग 125 करोड़ भारतीय जो है वो कांग्रेस उनको अपना मानती है और सबके साथ। एक बात बताइए, दलितों को और नीचे पिछड़े लोगों को आपने अच्छी शिक्षा देने के लिए क्या किया? 65 सालों में आपने अच्छे स्कूल उनको दिए क्या? उनके लिए आपने डीपीएस जैसा स्कूल लगाया? आप वो तो नहीं किए, आपने उनको रिजर्वेशन का झुंझुना पकड़ा दिया और लास्ट में हुआ क्या? दलित बेचारा दलित रह गया, दबाई हुआ रह गया, आज तक ऊपर नहीं उठ पाया 70 सालों में, और आज आप फिर वही बोल रहे हैं। एक मिनट, इस देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में पीट के अगर किसी ने वोट दिया है तो 30 साल तक कांग्रेस को दलितों ने दिया है। वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी, कहिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुल मोहम्मद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ शरीक हुए और मैं आपसे कहूंगा, मैं तो रोज नहीं कह सकता, लेकिन जब भी मौका लगे आप जरूर आइए। और आपने जो आज सुर बिखेरे हैं निश्चित तौर से मुझे बहुत अच्छा लगा और तमाम सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। गुल मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इधर से हिलूंगा नहीं, बैठे बैठे तशरीफ रखिए। जनता का इस शो पर सबसे बड़ा अधिकार है, जनता का ये अधिकार है और मैं सवाल आपसे इधर से पूछा हूँ, इसीलिए आया हूँ मैं। जी बताओ। जाति के आधार पर आरक्षण कब तक रहेगा? आर्थिक आधार पर लगना चाहिए। ठीक है। देखिए, आज बड़ा सौभाग्य है कि भारत आज आजादी की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। मेरा सवाल ये है कि एक शोषित समाज दलित जो कि आज भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, ये ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से आरक्षण बोले दो, चुप बोले दो। क्योंकि भारत को आजाद हुए 72 वर्ष हो गए, क्योंकि क्यों लड़ रहा है ये दलित समाज? एक दलित समाज 72 साल से लड़ रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण कब होगा? ये मैं आता हूँ जी। ऑफकोर्स प्रधानमंत्री की अच्छी बातों पे भी हम चर्चा कर लें। अरे क्या बात कर रहे हैं, आज उन्होंने देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का जो आह्वान था जमहूरियत। नहीं, मैं आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज सतीश, आज मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की एक बात है, वो कहते हैं कि मैं बेसब्र हूं क्योंकि कुछ देश हमारे देश से आगे हैं। मैं दुखी हूं कि कुपोषण से मुक्ति के लिए मैं बेचैन हूं। बिल्कुल, वो कहते हैं हेल्थ कवर हर गरीब को मिले, हर भारतीय को मिले। ये इसके लिए एक मिनट मैं ही बोल लूं ना, इसके लिए वो बीमारी से लड़ना चाहते हैं। ये सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री यहाँ पे कहाँ गलत है? आप एक करके ले लो। देखो, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 10 करोड़ लोग और 5 लाख रुपए प्रीमियम तो अभी बताया नहीं। आपने फसल का जो बीमा कराया था, किसानों की फसल का जो बीमा कराया था, उस लोगों को बीमा इसलिए नहीं मिला कि किसान से ये पूछा गया। बीमा कंपनी जब उस क्षेत्र में गई, उसने ये कंडीशन लागू करी कि इस पूरे क्षेत्र की फसल खराब हुई है तो आपको बीमा मिलेगा, अगर आपका बीमा क्षेत्र नहीं हुआ तो आपको बीमा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, नहीं आप मेरी बात सुने ना सर, आप सुनो। आपने जो आर्थिक आधार की बात है, बीजेपी ने भी ये बात कही है, आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन कर दो, लेकिन जाति का आधार क्या रहेगा इसे भी क्लियर कर दो। कंफ्यूजन पैदा करने का काम हमारे दलित चिंतक कर रहे हैं। आज
देखिए कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं हमारे दलित चिंतक साहब। कभी तो ये जाति के आधार पे कहते हैं, कभी आर्थिक आधार पे। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये देखिए यही लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री ने अच्छी बातें कही हैं तो क्या आज हम उन पे चर्चा नहीं कर सकते? आप सिर्फ निगेटिव होके भारत को मैसेज देना चाहते हैं क्या? अगर उन्होंने कहा कि घर में हर घर को रसोई में धुआं से हटाया जाए तो गलत का है। किससे गैस बेच रहे? किसी का गैस बेच रहे हैं? आपने रिलायंस 70 साल से भारत में है। पिछले 50 सर प्रधानमंत्री ने आज आयुष्मान योजना लॉन्च करी। सर प्रधानमंत्री ने आज आयुष्मान योजना लॉन्च करी, हेल्थ एंड इंश्योरेंस बिल। उससे 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा, 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। उसका दलित समुदाय का फायदा होगा, जनरल का भी फायदा होगा, ओबीसी का भी होगा। उससे सबको फायदा होगा। उससे किसी एक कैटेगरी को फायदा नहीं होगा। उससे मुस्लिम को फायदा होगा, उससे दलित को फायदा होगा। ये चीज पहले किसी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सोची? क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। भैया जी एक सवाल। भैया जी 72वें साल इस साल देश की आजादी मनाते हुए हो गया। एक बात बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण दे रहे हैं कि फला पार्टी बुरी। आपको देश हित में भाषण देना चाहिए, न कि किसी के बुराई में। क्या नाम है इनका? ये हमारा बेटा मंजर अली है। और ये इकरा। तो आज अभी तमाम लोगों की शुभकामनाओं के साथ इतना ही। कल होगी मुलाकात।